चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव के पास धन तो कम था, पर उसका मन समुद्र से भी गहरा और उदार था। वो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता था। बेटा, कोई है? कल से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। बहुत भूख लगी है बेटा। अरे बाबा, आप यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? आइए अंदर बैठिए। नहीं बेटा, मैं बस थोड़ा सा मांग रहा हूँ। तुम तो खुद अभी भोजन करने बैठे हो। बाबा, आप फिक्र ना करें, आप मेहमान हैं। आप ये थाली लीजिए। मैंने तो रात को भरपेट भोजन किया था, मुझे अभी भूख नहीं है। माधव अपनी पूरी थाली बाबा को दे देता है। बाबा तृप्त होकर खाना खाते हैं। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। आज के दौर में ऐसा दानवीर मिलना बहुत मुश्किल है। बाबा के जाने के बाद माधव ने रसोई के डिब्बे देखे, पर उनमें अनाज का एक दाना भी नहीं था। माधव भूखा ही मुस्कुराते हुए काम की तलाश में निकल पड़ा। वो देखो, दानवीर माधव आ रहा है। इसे लोगों की मदद करने का भूत सवार रहता है। आज इसी से अपनी अनाज की बोरियां उठवाता हूं। अरे माधव भाई, जरा इधर तो आओ, तुमसे कुछ जरूरी काम है। राम राम रघुवीर भाई, कहिए क्या सेवा करूं? भाई, खेत से 15 बोरियां आई हैं। मेरी कमर में इतना दर्द है कि मैं एक बोरी भी नहीं हिला पा रहा। अगर तुम मदद कर देते तो मेरा काम आसान हो जाता। अरे भाई, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं अभी सब अंदर रख देता हूं। भूखा होने के बाद भी माधव ने 3 घंटे तक भारी बोरियां ढोई। रघुवीर ठहाके मारकर अंदर बैठ गया और माधव पसीने से तरबतर काम करता रहा। अरे देख रही हो भाग्यवान, ये कितना मूर्ख है। भला बिना पैसों के कोई किसी का काम करता है? अजी छोड़िए, आप भी किस मूर्ख की बातें कर रहे हैं। हमें क्या, हमें तो अपना काम निकालने से मतलब है। लो भाई, तुम्हारी सारी बोरियां रख उठी हैं। अब और कोई तो परेशानी नहीं है ना? नहीं भाई, अब कोई काम नहीं है माधव। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद देने की क्या जरूरत है? अपने गांव वालों की मदद करने से मुझे खुशी मिलती है। अच्छा, अब मैं चलता हूं, मुझे काम ढूंढने जाना है। पैसे निकाल, मुझे और शराब पीनी है। चुपचाप पैसे दे, वरना आज तेरा काम तमाम कर दूंगा। घर में फूटी कौड़ी नहीं है जी, बच्चों के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। छोड़ दो मुझे। अच्छा, अब तू मुझसे जबान लड़ाएगी? तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तू अभी रुक, मैं अभी तेरे होश ठिकाने लगाता हूं। तू ऐसे नहीं मानेगी। अरे, ये लड़ाई की आवाज कहां से आ रही है? और कौन इतनी तेज तेज रो रहा है गांव में? मुझे चलकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा। इतना कहकर फिर माधव गांव में उस तरफ चल देता है जिधर से लड़ाई की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सुखिया, रुक जाओ। ये क्या बदतमीजी है? औरत पर हाथ उठाना बुज़दिली है। ओए दानवीर, तू बीच में मत बोल। मेरी पत्नी है, मैं कुछ भी करूं। माधव बेटा, इसे समझाना बेकार है। ये रोज का ड्रामा है। सुखिया जैसे ही राधा को मारने के लिए हाथ उठाता है, माधव उसका हाथ पकड़कर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। खबरदार, अगर फिर कभी हाथ उठाया तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये लो पैसे, और आज के बाद अपनी पत्नी को तंग मत करना।
बिल्कुल सही किया माधव ने। हमें ऐसा ही मुखिया चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके। अरे नहीं नहीं, मुझे मुखिया बनने का कोई शौक नहीं है। बस अपने गांव वालों की भलाई करना ही मेरा फर्ज है। अच्छा काकी, अब मैं चलता हूं। मालिक, मालिक, बहुत बुरी खबर है। अरे क्या हुआ? तू इतना हाफ क्यों रहा है? पहले सांस ले ले और फिर बता बात क्या है। मालिक, मैंने आज गांव में लोगों को बात करते हुए सुना है कि अब इस बार चुनाव में माधव भी खड़ा होगा और गांव के सभी लोग उसे मुखिया बनाने की सोच रहे हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? वो माधव चुनाव लड़ेगा? जिसकी खुद की कोई औकात नहीं, वो मेरी गद्दी छीनेगा? हाँ मालिक, मैंने अपने इन्हीं कानों से लोगों को बात करते हुए सुना है। धीरे धीरे इस बात को काफी दिन बीत जाते हैं और अंत में चुनाव का दिन भी आ जाता है। माधव इस बार अपने गांव में भारी मतों से चुनाव जीत जाता है। नहीं, मैं इस माधव के हाथों में ऐसे ही अपने गांव की बागडोर नहीं जाने दूंगा। मोहन, इधर आ। जी मालिक। ऐसी चाल चल कि माधव गांव में अपना मुंह दिखाने लायक न रहे। जब राशन आए तो उसमें कंकड़, मिट्टी और खराब अनाज मिलवा देना। बदनामी माधव की होगी और गद्दी फिर से मेरी। ठाकुर ने एक गहरी चाल चली। सरकारी राशन के गोदाम में, जहां से पूरे गांव को अनाज बंटना था, ठाकुर ने रात के अंधेरे में सारा अनाज खराब और मिलावटी चीजों से भरवा दिया। अब देखता हूं कि कैसे तू यहां ज्यादा दिन तक टिकता है। मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। अगले दिन जब माधव ने राशन बांटा तो लोग खुश थे, लेकिन उसके दूसरे ही दिन गांव में हड़कंप मच गया। लोग बीमार पड़ने लगे और अनाज में कंकर, पत्थर और गंदगी निकलने लगी। हमने तुम पर भरोसा किया माधव, और तुमने हमारे बच्चों के निवाले में जहर मिला दिया। तुम तो भानु प्रताप से भी ज्यादा गिरे हुए निकले। बेटा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अपनी नेक दिली का ढोंग करके तुमने हमें लूट लिया। काकी, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो खुद सारा अनाज चेक किया था। ठाकुर भानु प्रताप भी वहां पहुंच गया और आग में घी डालते हुए बोला, अरे ये तो ढोंगी है। अपनी नेक दिली का मुखौटा पहनकर हमें लूट रहा था। निकालो इसे गांव से। हाँ, निकालो इसे। हमें ऐसा धोखेबाज मुखिया नहीं चाहिए। माधव अपनी सफाई देता रहा, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। भारी मन और आंखों में आंसू लिए माधव को गांव छोड़ना पड़ा। गांव से दूर एक पुरानी कुटिया में माधव रहने लगा। वो समझ गया था कि ये सब ठाकुर की चाल है। उसने एक योजना बनाई। उसने अफवाह फैला दी कि माधव ने बदनामी के डर से जंगल में सुसाइड कर लिया है। एक हफ्ते बाद ठाकुर का नौकर जंगल से गुजर रहा था। उसने दो अजनबियों को बात करते सुना कि माधव की आत्मा अब भटक रही है और वो अपना बदला लेगी। नौकर डर के मारे कांपता हुआ ठाकुर के पास पहुंचा। मालिक, मालिक, भागो! माधव का भूत वापस आ गया है। मैंने उसे जंगल में देखा है। वो कह रहा था कि वो अपना बदला लेगा। बकवास बंद कर। मरे हुए लोग वापस नहीं आते। लेकिन उसी शाम जब ठाकुर अपने आंगन में अकेला था, धुंध में उसे एक परछाई अपनी ओर आती दिखी। वो बिल्कुल माधव जैसा दिख रहा था, सफेद कपड़े और डरावनी आवाज। भानु प्रताप, तूने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया। तूने मासूम ग्रामीणों को जहर खिलाया और इल्जाम मुझ पर डाला। अब मैं तुझे अपने साथ ले जाने आया हूँ। ठाकुर डर के मारे कांपने लगा और पैरों में गिर पड़ा। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं सब सच बता दूंगा।
मैंने ही राशन में मिलावट करवाई थी, मैंने ही तुम्हें बदनाम किया। बस मुझे जान से मत मारो। अभी इसी वक्त गांव वालों को इकट्ठा कर और उनके सामने अपना गुनाह कबूल कर, वरना आज तेरी आखिरी रात होगी। डर के मारे ठाकुर ने तुरंत पूरे गांव के लोगों को बुलवाया और पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए अपनी सारी सच्चाई उगल दी कि कैसे उसने माधव को फंसाने के लिए राशन में मिलावट की थी। गांव वालों, मुझे माफ कर दो, मैं तुम सभी का गुनहगार हूं। उस दिन राशन में मिलावट मैंने ही करवाई थी और नाम माधव का लगा दिया था, जिससे माधव को ये गांव छोड़कर जाना पड़ा। मुझे माफ दो। जैसे ही भानु प्रताप ने अपना सच कबूला, माधव ने अपना भेष बदल लिया और फिर गांव वालों के सामने आकर बोला, मैं मरा नहीं हूं भाइयों, मैं तो बस इस अपराधी का चेहरा बेनकाब करना चाहता था। गांव वालों की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। उन्होंने ठाकुर और उसके नौकर को गांव से खदेड़ दिया और माधव से हाथ जोड़कर माफी मांगी। माधव को फिर से सम्मान के साथ मुखिया बनाया गया और चंदनपुर गांव में फिर से खुशहाली लौट आई।